हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और उसमें प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 पूरी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमें यहाँ पे वर्गों के इकाई के अंक बताने हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पूरी संख्या का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक मतलब ये जो लास्ट वाला अंक होता है, इसको हम इकाई बोलते हैं, क्योंकि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा सीधे हाथ से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड से ऐसे, फिर हम सैकड़ा, फिर हज़ार आता है, ऐसे करके इकाई का अंक इधर होता है ना। जैसे मैंने लिखा 9852, तो सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें लास्ट वाला अंक बताना है। तो लास्ट वाला जो अंक है उसको बताने के लिए हमें पूरे के इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 81 का पूरा हम स्क्वायर निकालें, इसका वर्ग निकालें, 81 को 81 से गुणा करें, क्योंकि वर्ग तो ऐसे ही निकलता है ना। जैसे हमें 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, अगर 100 का वर्ग निकालना है तो 100 को 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, तो हमें लास्ट वाले अंक को ही गुणा करके निकाल सकते हैं, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये 81 है, तो 81 में हम क्या करेंगे, 81 का जो लास्ट वाला अंक है वो 1 है, तो 1 का ही हम वर्ग करके देख लेंगे, यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 की गुणा ही 1 बार करेंगे, तो 1 एकम कितना होता है, 1 एकम 1, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो 81 है उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 81 का इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 272। तो 272 में जो सबसे लास्ट वाला अंक है वो 2 है, तो उसी का हम स्क्वायर करके देख लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो क्या आएगा, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, तो यानी कि इसके इकाई के अंक में 4 आएगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ये तीसरा दिया हुआ है 799। तो 799 में लास्ट में कौन सा अंक है, 9। तो 9 का ही हम वर्ग कर लेंगे, पूरे का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। 9 का वर्ग यानी कि 9 की गुणा 9 बार, तो 9 निम कितना होता है, 81। अब 81 आया है तो हम इस पूरे को नहीं लेंगे, जो हमारा लास्ट वाला अंक है हम सिर्फ उसे ही लेंगे। तो लास्ट वाला अंक यहाँ पे 1 है, तो 1 हमारा इकाई का अंक हो गया। इसके बाद हम ये वाला देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 3853। इसमें भी हम लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, जो कि हमारी क्या है, 3। फिर उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग यानी कि 3 की गुणा 3 बार, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, तो यानी कि इसके इकाई का अंक 9 हो जाएगा। फिर हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1234, जिसमें हमारा लास्ट जो अंक है वो है 4। तो 4 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 4 के वर्ग का क्या मतलब होता है, 4 गुना 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। अब फिर से हमारी 2 अंकों की संख्या आई है, तो उसमें भी जो हमारा सबसे आखिरी वाला अंक है वो हम देखेंगे, यानी कि 6। तो 6 हमारा लास्ट वाला अंक है, आखिरी है, तो यानी कि इकाई का अंक जो है, इसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद मैं इन्हें हटा देती हूँ। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे आते हैं, इसका सिक्स पार्ट। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 26,387, जिसमें हमारा लास्ट वाला अंक है 7। तो 7 का क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 की गुणा 7 बार, तो 7 की गुणा 7 बार करो, 7 सत्तू 49, 49 आया। 49 में भी हम आखिरी वाला अंक देखेंगे, तो यानी कि इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, 9 आएगा। अगर हम इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो भी इसके इकाई के अंक में 9 ही आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पे, तो ये है 52,698। यहाँ पे इकाई का जो लास्ट का अंक है वो 8 है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी कि 8 की गुणा 8 बार, तो 8 कितने होते हैं, 64। 8 की गुणा 8 बार करेंगे तो 64 आएगा। 64 का मतलब ये है कि इसके इकाई के अंक में 4 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये मतलब इसके एट्थ पार्ट पे 99,880। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 99,880,
जिसके लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यानी कि हम 0 का ही क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 0 गुना 0, हर किसी को हम उसी से गुणा करते हैं, तो 0 को तो किसी से भी गुणा करो वो सबको अपने जैसा कर देता है, यानी कि 0। तो यानी कि इस संख्या के इकाई के अंक में अगर हम वर्ग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इन सबको हम हटा देते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक वगैरह में करने हैं तो आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बार बार रब की जा रही हूँ। इसके बाद हम इसके 9th पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 12,796। तो 12,796 के लास्ट में क्या है, 6, यानी कि 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 की गुणा 6 बार। तो 6 की गुणा 6 बार करो, 6 6 36, 36 आया। 36 के लास्ट में भी क्या है, 6। तो यानी कि इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में 6 आएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 55,555। तो आगे कुछ भी दिया हो, 55,555 हो या लाख हो, करोड़ हो, कितना भी हो, हमें सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देखनी है। लास्ट वाली डिजिट में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम 5 का वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 की गुणा 5 बार। तो 5 पंजे कितना होता है, 25, 5 पंजे 25। अब 25 के लास्ट में क्या आया, 5। यानी कि जब हम इस संख्या का, पूरी संख्या का वर्गमूल वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे इसका जो इकाई का अंक है वो 5 आएगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इनका कारण दीजिए। ये जो संख्याएं हैं हमें बतानी है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। वैसे तो इन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है, हमें उसका कारण बताना है। कारण बताने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा देती हूँ कि हमें कैसे पता चलता है बिना निकाले कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। पहले तो इस चीज़ का मतलब समझो, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। देखो ऐसे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 49, तो 49 किसका पूर्ण वर्ग होता है, तो 7 का होता है। जैसे कि 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। जैसे कि मैं कहूँ 121 किसका होता है, तो 121 11 का होता है। यानी कि 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 11 को 11 बार गुणा करते हैं तो 121 आता है। लेकिन तो इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं, जो इस तरीके से बन जाती हैं, 7 की गुणा 2 बार, 11 की गुणा 2 बार। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो इस तरीके से नहीं बन पाती। जैसे कि 2 नहीं बन पाएगी इस तरीके से कि हम किसी को गुणा करें तो 2 आए, लेकिन 4 बन जाएगी। 4 जैसे कि 2 का वर्ग हो जाएगी, कि अगर हम 2 को 2 बार गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है। लेकिन इस तरीके से 2 नहीं बन पाता, 3 नहीं बन पाता, 5 नहीं बन पाता, 7 नहीं बन पाता, 12, 13, 15, 14, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हम सारी संख्याओं को तो रट्टा नहीं मार सकते कि कौन सी संख्या बन पाती है और कौन सी नहीं बन पाती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे ना ये करके देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9। ऐसे ही हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। ऐसे ही हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25। ऐसे ही हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36। देखो ये मैं आपको ना 10 तक स्क्वायर करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तो स्क्वायर ही हुए जा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49। ऐसे ही अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 धाम 100। अब यहाँ पे ना सब में हम एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जिन जिन संख्याओं के स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है। या तो एक ही संख्या है तो 1 4 9, लेकिन अगर हम 2 डिजिट वाली संख्याएं देखते हैं तो क्या आता है, 6, फिर घट रहा है 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4 1 0। ऐसे ही अगर हम इन स्क्वायर को आगे भी बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121, 12 का स्क्वायर करें तो 144 आएगा। यहाँ तक तो मैंने रटे हुए हैं 12 13 तक, ठीक है। 13 का करेंगे तो 169, ऐसे 169 ही आता है। आप भी धीरे धीरे याद कर लेना, कम से कम 15 तक स्क्वायर याद कर लो,
क्योंकि आपके 9th क्लास में 10th क्लास में काम आएंगे, आगे भी मैथ्स करेंगे तो काम आएंगे। तो बार बार ऐसे स्क्वायर करके तो देखना नहीं पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। खैर, मेरा बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर करें, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या बन रही है, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग बन रही है, तो उस संख्या के पीछे हमेशा 1, 4, 0, 6, 9 यही सब आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन संख्याओं के पीछे आ रहा है 1, 4, 9, 6, 5 और 0। तो हम यहाँ पे इन संख्याओं का रट्टा लगा सकते हैं, इन्हें रट सकते हैं, याद कर सकते हैं हमेशा के लिए कि किसी भी संख्या के पीछे अगर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है या फिर 0 आता है, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यहाँ पे 0 के केस में थोड़ा सा अलग है। 0 अगर आता है, 0 अगर 1 आता है, 1 0, 3 0, 5 0, यानी कि जिनके जोड़े नहीं बनते, जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, 2 का बन जाएगा, 1 अकेला रह जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 एक साथ, 2 एक साथ, 1 अकेला रह गया। 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 एक साथ, 2 एक साथ, 2 एक साथ, 1 अकेला रह गया। यानी कि हम इनको विषम संख्याएं भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनका जोड़ा नहीं बनता। तो जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं बनेगी। और जिनका जोड़ा बन जाएगा, अगर 0 हमें ऐसे दिया होगा 00, 4 0, 6 0, क्योंकि जब हम पूर्ण वर्ग में उसका उल्टा करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो 2 0 का 1 0 बन जाता है। जैसे कि हमने 10 का वर्गमूल करा तो यहाँ पे 1 0 था ना, 1 0 का 2 0 बन गया। ऐसे ही अगर हम 1000 का वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 3 0 के 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि जितने भी 0 अगर आप देखेंगे, अगर उन 0 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, वो जोड़े में बन रहे हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अगर जोड़े नहीं बन रहे, 1 0 अलग है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। और बाकी 1 4 9 6 5 जहाँ पे भी आएंगे, वो सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं और अपना रीज़न भी बताते हैं। इस संख्या में आखिर में 7 है, तो 7 हमारे उन संख्याओं में नहीं है, 1 4 9 6 5 0 में, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि ये संख्या नहीं है, लेकिन हमें इसका कारण भी देना है। तो कारण आप यही दे सकते हैं कि अगर किसी संख्या के पीछे 1 4 9 6 5 0 आता है, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख के बता देती हूँ एक क्वेश्चन, फिर हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1057, यहाँ पे हमें ए नहीं दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1057, तो हम लिखेंगे 1057 के इकाई अंक लास्ट वाली डिजिट होती है ना, इकाई अंक 7 है, जो कि 1 4 9 5 नहीं, सॉरी, 9 6 फिर 5 फिर 0 में से कोई भी संख्या नहीं है। इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यही स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे कि ये जो 1057 लिखा है, इसकी जगह इसे हटा के हम क्या लिख देंगे, ये वाली संख्या लिख देंगे, 2 3 4 5 3, और फिर इसमें भी यही लिख देंगे कि इसके इकाई के अंक में आखिर में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, जो कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही थर्ड में भी लास्ट में 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 2 है, इसलिए नहीं है। इकाई का अंक 0 है। अब हाँ, यहाँ पे 0 वाले में हम क्या स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट देंगे कि 0 यहाँ पे 3 0 हैं, और 3 0 में से
ये एक विषम संख्या है। 3 0 क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। 3 एक विषम संख्या है, या हम लिख सकते हैं कि इन जीरो में से इनके जोड़े नहीं बन रहे, और अगर जोड़े बनते हैं तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 0 हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 है, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 0 है, ये भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 0 है। सब में सेम स्टेटमेंट आपको यही देनी है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको देनी है, और आप स्टेटमेंट अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। बस आपको ये बताना है कि इन संख्याओं में से ये वाली कोई संख्या नहीं है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मज़ा आ रहा है बच्चों क्वेश्चंस करने में, समझ में आ रहे हैं? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसका मतलब ये है, पहले हमें इन संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने का मतलब ये होता है स्क्वायर जो करते हैं हम, उसमें इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 431 है तो उसका वर्ग करेंगे ऐसे, यानी कि 431 को 431 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक से कर सकते हैं। हम सब तो बहुत स्मार्ट है ना, तो हमें ये सब वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर किसी संख्या का वर्ग करना होता है तो हमें अगर लास्ट वाली संख्या का भी वर्ग कर देते हैं, जैसे 431 में से सिर्फ आखिरी संख्या का वर्ग कर दे, तो भी हमें सम और विषम पता लग जाएगा। क्योंकि हमें पूरा वर्ग नहीं बताना, हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि संख्या का जो एंड है, ठीक है, लास्ट में जो भी आता है वो विषम संख्या होगी कि सम संख्या। आपको पता है विषम और सम किसे कहते हैं? विषम संख्याएं होती हैं जिनके जोड़े नहीं बनते, जैसे 1 3 5 7 9, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। और सम संख्याएं वो होती हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, एक छोड़ के एक छोड़ के एक। देख लेना जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो सम और विषम आपको पता चल गए, तो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है हमें 431। तो 431 में से हम लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 1 की गुणा एक बार, तो कितना आएगा? 1। तो अब बताइए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये इसके जोड़े नहीं बनते, तो ये एक विषम संख्या है, तो हम लिख देंगे विषम संख्या, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2 8 2 6। तो इसमें लास्ट वाला अंक क्या है? 6 है। तो 6 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 की गुणा 6 से, तो 6 6 कितना होता है? 36। 36 में देखो लास्ट वाला अंक क्या आ रहा है? इकाई का अंक 6 है, तो हमें सिर्फ इकाई का अंक लास्ट वाला अंक देखना है। तो ये है 6 के जोड़े बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम संख्या। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7779। 79 को हिंदी में क्या कहते हैं? 89 नहीं, 69 नहीं, 79 80। तो 7779। खैर मैं यहाँ पे 79 में हमें यहाँ पे लास्ट में 9 दिया हुआ है, तो 9 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 की गुणा 9 बार, 9 निम 81। 81 का लास्ट का अंक क्या आ रहा है? 1। और 1 कैसी संख्या होती है? यहाँ पे हम पूरा 81 नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट की संख्या देखेंगे। तो 1 के जोड़े नहीं बनते, यह भी एक क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या लिख देंगे। इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे दिया हुआ 8000 नहीं 82,000, 82,004। तो यहाँ पे दिया हुआ 82,004। इसमें भी लास्ट की जो संख्या है वो क्या है? 4 है। तो 4 का वर्ग कर दो, यानी कि 4 की गुणा 4 से, तो 4 चौक कितना होता है? 16। 16 में 6 आ रहा है लास्ट में, तो 6 कौन सा होता है? सम या विषम? वेरी गुड, सम होता है क्योंकि इसके जोड़े बन जाते हैं। तो ये एक सम संख्या है। इसमें सिर्फ हमें यही बताना था। इसके बाद इसे हम हटा देते हैं
और इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो हमें ये सब स्टेटमेंट दी हुई है, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका हमें अवलोकन करना है। अवलोकन यानी कि हमें परखना है कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। और रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान, ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको भरना है। पहले हमें इनको परखना है, इनको देखना है कि आखिर इनके बीच में हो क्या रहा है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हमें ये 11 का स्क्वायर जब दिया हुआ है तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर खुल के आता है 121। मतलब 11 को अगर हम 11 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, 121 आता है। ऐसे ही अगर हम 101 को गुणा करते हैं, अब इनके बीच में 0 आ गया है, अगर उसको हम गुणा करते हैं 101 से तो हमारा आंसर आता है 10201। यानी कि उनके बीच में भी 0 आ जाता है। अगर हम 1001 को स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1001 की 1001 से ही गुणा करते हैं, ऐसे 1001 की गुणा 1001 से करते हैं तो क्या आता है आंसर में भी, इसके बीच में 2 0 लगे हुए हैं तो आंसर के बीच में भी 2 0 लग के आते हैं। तो हम इस चीज़ का ये अवलोकन कर रहे हैं कि हम जितने 0 बढ़ाते जा रहे हैं आंसर में भी उतने ही 0 बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक भी 0 नहीं था तो नहीं आया, यहाँ 1 0 था तो बीच में 1 1 0 आ रहे हैं, यहाँ 2 0 थे तो बीच में भी 2 2 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो हम भी क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। जैसे कि इस बार कितने 0 आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं, तो हम भी बीच में क्या करेंगे, 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। फिर लास्ट वाले में कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं, तो हम भी आगे 6 0 लगाएंगे। कैसे, पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगाएंगे। और फिर बीच में क्या आता था, बीच में 2 आता था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2, तो हम भी 2 लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर से 6 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद क्या आता था, लास्ट में 1 आता था, तो हम भी 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ही आता था तो हम भी 1 लगाएंगे। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। यानी कि इनको भी हमें देखना है कि इनके बीच में आखिर कौन सा रिलेशन चल रहा है, किस तरीके से ये संख्याएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, और फिर उन्हीं को देख के हमें रिक्त स्थान भरने हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ पे फिर से हमें दिया हुआ है कि अगर हम 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आता है, लेकिन 101 को अगर हम गुणा करते हैं तो फिर से इसके बीच में 0 आता है। लेकिन अगर हम फिर से ऐसे गुणा करते हैं कि 0 ले रहे हैं, फिर 1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या कुछ ऐसी बन जाती है। कैसी बनती है, 1 0 2 0 3 0, फिर 3 के बाद घटनी शुरू हो जाती है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, इसमें ही एक बार 0 1 और बढ़ा दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हर बार जब 1 0 बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे 2 तक गई और फिर घट गई, 2 के बाद 1 आ गया। यहाँ पे जब 1 0 बढ़ाया तो ये 3 तक गई, इस बार 0 3, और फिर घटनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने 1 0 बढ़ाया तो हम भी क्या करेंगे, 4 तक पहुँच जाएंगे। तो पहुँच जाओ 4 तक, ऐसे 1 0 2 0 3 0, क्योंकि यहाँ पे फिर से 0 1 बढ़ गया ना, तो हम भी कहाँ तक पहुँचेंगे, 4 0। 4 0 के बाद क्या करेंगे, हम घटना शुरू हो जाएंगे। पहले 3 से घटना शुरू हो गए थे क्योंकि संख्याएं कम थी, अब इतनी संख्या है तो 4 से घटना शुरू करेंगे। 3 0 2 0 फिर 1, लास्ट में सबकी 1 था तो हम भी 1 पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अवलोकन करना है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। फिर सेम हमें करना है। अब इन्होंने हमें इस बार उल्टा दे दिया है, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर 5 के बाद इन्होंने घटना शुरू कर दिया है, 5 के बाद 4 3 2 1। तो इसका मतलब ये है कि 4 तक तो हम जा चुके हैं यहाँ पर, और ये 5 तक गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर वाले में 1 0 बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, जितनी ये संख्या उतनी तो लिख लो, 1 0 1 0 1 0 1। इसका मतलब एक बार और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने यहाँ पे 5 तक बढ़ाया हुआ है, तो 0 1 लिख लेंगे और हमारा ये रिक्त स्थान भर गया। था ना इजी। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए
लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी कि हमें ये जो दिया हुआ है इसका ही उपयोग करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद हमें लुप्त संख्याएं यानी कि जो गायब संख्याएं हैं, जो रिक्त स्थान हैं, उनको भरना है। तो पहले हम इनका रिलेशन समझते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, क्या किया हुआ है यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया, कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर हो जाता है 3 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ जाता है 4 और 4 8 और 1 9, 9। यानी कि अगर हम ऐसे स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है। ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है 7 के स्क्वायर के। ऐसे ही अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, फिर 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 13 के स्क्वायर के। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है, तो इसमें हमें कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा। तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बीच वाली अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी संख्याएं बढ़ रही हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब रिलेशन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे इस तरीके से देख रहे हैं खड़ी रेखा में तो रिलेशन समझ में नहीं आता, पड़ी रेखा में देखते हैं तो पड़ी रेखा में देखते हो तो समझ में नहीं आता। ऐसे खड़ी रेखा में देखते हैं हॉरिजॉन्टल तो हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, फिर 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 के बाद इन्होंने 6 लिया, यानी कि 2 को गुणा करा 3 से, 2 तिया 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है, 6 को भी गुणा करा किससे, 6 को गुणा करा 2 से, तो 12 बन रहा है। रिलेशन समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा फिर से बताती हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को उसके स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं अगर हम, तो क्या आता है 4 आता है। तो जो भी आता है उसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ कि इनके बीच में बढ़ता हुआ रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में भी बढ़ता हुआ रिलेशन बन रहा है। इनके बीच का रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो आगे चल के वो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो आगे चल के 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 12 का है तो 13 का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 21 का है तो इससे कम हो जाएगा यहाँ पे 20 का, यानी कि यहाँ पे जो भी है उसे 1 बढ़ा के आगे दिया हुआ है। तो अब हमें रिलेशन समझ में आ गया। अब हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 था, 12 का 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 21 है, 21 का 1 घटा दो क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरेंगे। इस वाले का रिलेशन हमने ऊपर से देखा, ऊपर से संख्याएं बढ़ रही हैं 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में कैसे करेंगे, इस वाले में हम थर्ड लाइन वाले से देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है। इन दोनों के रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे 42 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्योंकि 42 है तो यहाँ पे 43 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है हर जगह, तो यहाँ पे भी हम बढ़ा देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका योगफल बताना है कि अगर इनको हम प्लस करते हैं तो क्या आता है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बोली हुई है, इनको प्लस करना तो बहुत आसान है। योग संक्रिया किए बिना, यानी कि हमें उंगलियों पे जोड़ें, चाहे बुक में जोड़ें, नोटबुक में जोड़ें, लेकिन हमें इनको योग नहीं करना है और योग किए बिना किसी दूसरे मेथड से बताना है। तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें यहाँ पे विषम संख्याएं दी हुई हैं, विषम यानी कि जिनके जोड़े नहीं बनते, ये सारी देखो विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं।
तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर विषम संख्याएं हैं तो वो जितनी संख्याएं हैं सिर्फ उन्हें काउंट कर लो और उनका स्क्वायर कर दो। देखो ऐसे, जैसे ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 का स्क्वायर कर दो। इसका 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की गुणा 5 बार, 5 पंजे 25। तो उनका जो भी हम प्लस करेंगे वही आएगा। अब आप चाहे इन सबको ना प्लस करके देख लो अपना आंसर चेक करने के लिए। अगर हम इन सबको 1 3 5 7 9 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 25 ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने नंबर्स हैं उन सबको काउंट करो और उन सबका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये कितने, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 हैं। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि 10 की गुणा 10 से करेंगे। 10 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो क्या आता है, 1 इक्कम 1 और 2 0 लगा दो तो ये 100 हो जाएगा। यानी कि इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ऐसे ही इसका क्या करेंगे, इसके भी काउंट करो, थर्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 12 की गुणा 12 से कर देंगे। अगर 12 की गुणा 12 से करते हैं तो 144 आता है, यानी कि इन सबको प्लस करने से 144 आएगा। था ना ये वाला क्वेश्चन भी इजी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 49 को यानी कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभी जो हमने ऊपर किया ना, ये इसका उल्टा दे दिया इन्होंने हमें। इस बार इन्होंने हमें संख्या दे दी है कि 49 को जो है विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। जैसे कि ये विषम संख्याओं के रूप में लिखना था तो हमें इनका योग बताना था, जोड़ बताना था। इस बार इन्होंने हमें जोड़ के दे दिया है और उसको 7 विषम संख्याओं में करना है। तो यानी कि हमें इसका उल्टा करना है। जैसे कि ये 49 है तो हम देखेंगे कि 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 7 का वर्ग होता है। 7 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। यानी कि कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी, 7 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे कि इनको 7 विषम संख्याओं के रूप में। तो 7 बार ऐसे करेंगे, 1 फिर प्लस 3, 3 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 5, 5 के बाद 7। अब 7 तक रुकेंगे नहीं, हम 7 संख्याएं करनी है। ये कितनी हुई अभी, 1 2 3 4, ये सिर्फ 4 हुई हैं। 7 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 11। कितनी करनी है, हमें 7 करनी है। ये है 1 2 3 4 5 6, एक और करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है। तो 13 तक हो जाएंगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि 121 को 11 विषम संख्याओं में करिए। 121 को 11 विषम संख्याओं में कैसे करेंगे, अच्छा ऊपर भी इन्होंने दे रखा था कि 7 विषम संख्याओं में करिए, तो हमें स्क्वायर करने की भी ज़रूरत थी नहीं, बिना स्क्वायर करे भी हो जाता क्योंकि खुद ही इन्होंने बता दिया 7 करनी है। तो 11 में करनी है, तो 11 में कैसे करेंगे, 121 को 11 बार ऐसे करेंगे। मतलब जैसे पहले 7 बार करा था ना, तो 11 बार ऐसे लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 प्लस 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 21। तो ये हो जाएंगे 121। अगर हमें इसका आंसर यहाँ पे नहीं भी दिया होता ना, कि 121 को खाली बोला होता कि विषम संख्याओं में करिए, तो भी हम कर सकते थे इसका वर्ग निकाल के, जैसे हमने यहाँ पे किया था। 121 का वर्ग निकालेंगे कि 121 किसका वर्ग होता है, तो ये 11 का वर्ग होता है और उसको 11 बार में कर देते। लेकिन खैर हमें इन्होंने पहले से ये आंसर दे रखा था तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। हमें ये बताना है कि ये इसका अगर हम वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो उसको निकालने की भी ट्रिक होती है। देखो इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने 2 का वर्ग किया और मैंने 4 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 4 और 16 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी,
तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जितने भी संख्याएं आएंगी वो सब हमें बतानी है कि इतनी संख्याएं आएंगी। तो ये तो एक छोटी सी संख्या थी, लेकिन जब हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करेंगे तब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो ये मैथ्स है, और मैथ्स को करने के लिए हर जगह पे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 12 और 13। फॉर्मूला ये होता है कि हमें अगर कोई संख्या n दी हुई है, ठीक है, और अगर n+1 दी हुई है तो वो बराबर होता है 2n के। इसका क्या मतलब है? देखो n का मतलब ये है कि हमें मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि 2 दी हुई है, और n+1 का मतलब होता है कि उसकी नेक्स्ट दी हुई है। n+1 यानी कि जो भी संख्या है, जैसे 2 + 1, तो 2 + 1 यानी कि कितनी हो गई? 3। तो इसकी नेक्स्ट हो गई ना, 2 के बाद 3 आता है। n+1 का यहाँ पे मतलब है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है और उसकी नेक्स्ट जो भी दी हुई है, अगर उन दोनों का हमें वर्गमूल उनके बीच की संख्याएं निकालनी है तो उसे हम 2n करके लिख सकते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो हमें संख्या दी हुई है 2 और 3, तो n की जगह पे यानी कि हमें 2 दिया हुआ है, n+1 यानी कि 2 + 1 हमें 3 दिया हुआ है, तो उसको हम 2n लिख सकते हैं। 2n का मतलब क्या है? 2 का 2 रहेगा और n की जगह पे n की वैल्यू लिख देंगे। n की क्या वैल्यू है? n की वैल्यू है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी कि 4। तो इनके बीच में यानी कि 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में 4 संख्याएं होंगी। इसे करके देखें कैसे होंगी। देखो 2 का वर्ग करो 4, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होती है? 5, 6, 7, 8, 4 संख्याएं हैं और हमारा आंसर 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो अब हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, देखो। हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12 और 13, 12 और 13। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n लिखेंगे। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 12। जो भी हमारी पहले वाली संख्या है वही हमारी n होगी। तो जो भी हमारी n होगी उसको हम कर देंगे 2n। 2n का मतलब क्या है? 2 को गुणा करो n से। तो n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? n की जगह पे हमें 12 दिया हुआ है, तो n की जगह पे 12 रख दो। 12 दूनी 24, यानी कि 12 और 13 के बीच में 24 संख्याएं होंगी। 12 और 13 के वर्ग के बीच में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और 13 के वर्ग के बीच में, इनका वर्ग कर लो 13। यहाँ पे वर्ग ना लिख के इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, के बीच में 24 संख्याएं होंगी, ठीक है। इसके बाद हम इसके सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है 25 और 26, तो यहाँ पे हम 25 और 26, इसमें बताइए n की वैल्यू क्या होगी? n जो है हमारा पहले वाली संख्या वही हमारा n होती है, तो n बराबर हमारा कितना है? 25। अब हमें करना क्या है? बराबर 2n करना है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे? 25, क्योंकि n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। फिर से वही लिखेंगे, 25 और 26 के बीच में, यानी कि 25 और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? कुल 50 संख्याएं होंगी। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 99 और 100। 99 और 100, यहाँ पे बताइए n की वैल्यू क्या होगी? जो भी हमारी पहली संख्या होती है वही हमारा n होती है, तो n बराबर होगा 99। इसका मतलब हमें क्या करना है? 2n करना है। तो 2 गुणा n, n यानी कि 99 से गुणा करना है। 9 दूनी 18 का 8, 80 लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आएगा 198। यानी कि हम फिर से लिखेंगे 99 का वर्ग और 100 का वर्ग करने पर उन दोनों संख्याओं के बीच में 198 संख्याएं होंगी। इसी के साथ आपकी ये पूरी 5.1 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हो चुकी है।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कमेंट बॉक्स में बताने की। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 5.2 में या फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।